देखिए आपका सीपीसी का आर्डर 39 चल रहा था, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आपका बनने का चांस रहता है। उसको थोड़ा दो चार लाइन पहले लिख लीजिए। तो पहले दो चार लाइन लिखिए, तब आपका आगे इसमें बताया जाए आदेश में। लिखिए इंजक्शन या व्यादेश। कल बताया गया था भूमिका, उसी को 7-8 लाइन अलग से लिखिए, किताब में नहीं, वो बेरेक में नहीं है। लिखिए व्यादेश या इंजक्शन परिभाषित नहीं है। यानी कि व्यादेश या इंजक्शन अब पूछ सकता है कि कहाँ परिभाषित है, तो इसको परिभाषित नहीं किया गया है। व्यादेश या इंजक्शन को परिभाषित नहीं किया गया है। यह एक न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश होता है। यह एक न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश होता है, जिसके द्वारा पक्षकारों से किसी कार्य विशेष को करने जिसके द्वारा पक्षकारों से किसी कार्य विशेष को करने या न करने की अपेक्षा की जाती है। जिसके द्वारा पक्षकारों से कोई कार्य विशेष को करने या न करने की अपेक्षा की जाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए समय के आधार पर व्यादेश दो प्रकार के होते हैं। ये टाइम के आधार पर बताया जा रहा है। समय के आधार पर व्यादेश दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट लिखिए अस्थाई व्यादेश, टेम्पररी इंजक्शन। फर्स्ट लिखिए अस्थाई व्यादेश या टेम्पररी इंजक्शन। सेकेंड लिखिए अस्थाई व्यादेश या परपिचुअल इंजक्शन। सेकेंड अस्थाई व्यादेश या परपिचुअल इंजक्शन। अगला लिखिए प्रकृति के आधार पर व्यादेश दो प्रकार के होते हैं। नेचर के आधार पर, प्रकृति के आधार पर व्यादेश दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट निषेधात्मक व्यादेश, यानी कि प्रोविटरी इंजेक्शन। निषेधात्मक, नकारात्मक भी कहा जाता है, निषेधात्मक व्यादेश। और सेकंड मैंडेटरी इंजेक्शन, यानी कि समादेशात्मक। सेकंड आपका समादेशात्मक व्यादेश। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए फिर आपका सीपीसी के तहत केवल अस्थाई व्यादेश का उल्लेख किया गया है। सीपीसी के तहत केवल अस्थाई व्यादेश का उल्लेख किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य, हो सकता है उद्देश्य पूछ ले, थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। इसका मुख्य उद्देश्य वाद की लंबितावस्था में, वाद की लंबितावस्था में वादग्रस्त संपत्ति को, वाद की लंबितावस्था में वादग्रस्त संपत्ति को
यथा स्थिति, यथा स्थिति माने जैसा है वैसा ही। इसको इंग्लिश में लिख लीजिए स्टेटस क्यू, STATUS, स्टेटस क्यू, QUO। ज़्यादातर पूछा जाता है स्टेटस क्यू, तो स्टेटस क्यू दे तो आपका यथा स्थिति माने जैसे हालात में संपत्ति हैं वैसे ही रहने दिया जाए, उसमें छेड़छाड़ न किया जाए। लिख लिए यथा स्थिति में बनाए रखना, यथा स्थिति में बनाए रखना तथा सुरक्षा करना है माने संपत्ति नष्ट न हो, संपत्ति क्या रहे, सुरक्षित रहे, तथा सुरक्षा करना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए अस्थाई व्यादेश के सिद्धांत, हेडिंग डालिए। ये तो बिहार में मेंस में भी पूछा जा चुका है। अस्थाई व्यादेश का सिद्धांत यानी कि जब न्यायालय टेम्पररी इंजंक्शन जारी करता है तो कुछ सिद्धांत आपका दिए गए हैं, बेयर एक्ट में नहीं है, बेयर एक्ट से अलग है। वहीं आपका पूछ सकता है प्री में भी कि किन सिद्धांतों का पालन करते हुए न्यायालय टेम्पररी इंजंक्शन जारी करता है। तो बिहार में तो ये क्वेश्चन आपका मेंस में आ चुका है, लेकिन आपका चूंकि अभी प्री है, पहले प्री देखा जाए तो 3 सिद्धांत हैं, तीनों एक एक लाइन लिखना है। लिखिए पहला है आपका सिद्धांत प्राइमा फेसाई मैटर यानी कि प्रथम दृष्टया मामला, प्रथम दृष्टया मामला। सेकंड ये है अपूरणीय क्षति, अपूरणीय क्षति का मतलब ये हुआ कि अगर आपने हमारे फेवर में इंजंक्शन जारी, देखिए आपका समझते रहे एक एक लाइन, पहले प्राइमा फेसाई मामला समझा दिया जाए, यानी कि अगर वादी चाहता है कि प्रतिवादी को कोई कार्य करने से न्यायालय रोके तो इंजंक्शन जारी करके अस्थायी, तो वादी को ये साबित करना पड़ेगा कि प्राइमा फेसाई मामला मेरे फेवर में है। यानी कि हजूर आप दस्तावेज देख लीजिए, कागज पत्तर देख लीजिए, प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई मेरा हक साबित होता है आपका मेरे पक्ष में, माने आपका कह सकते हैं कि मामला है, अतः हमारे फेवर में आप इंजंक्शन जारी करते हुए प्रतिवादी के विरोध में जारी करिए और प्रतिवादी को कार्य करने से क्या करिए, रोकिए। सेकंड लिखिए अपूरणीय क्षति, अपूरणीय क्षति का मतलब ये हुआ कि अगर आपने हमारे फेवर में आपका व्यादेश जारी नहीं किया तो ऐसा हमें नुकसान होगा जिसकी भरपाई संभव नहीं है, या अगर आप हमें धन भी दिलवा देंगे तो धन पर्याप्त अनुतोष नहीं होगा। और तीसरा लिखिए आपका सुविधा का संतुलन, तीसरा लिखिए सुविधा का संतुलन का मतलब ये हुआ कि हजूर अगर आप व्यादेश हमारे फेवर में जारी करते हैं तो हमें मने फायदा होगा, मने हमारे पक्ष में आप कह सकते हैं कि सुविधा का संतुलन है, यानी कि बातें हमारे क्या हैं, फेवर में है। तो प्री के लिए बस ये याद रखना है कि आपका व्यादेश जारी करने के कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो आप 3 सिद्धांत याद रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंजंक्शन जारी करने के लिए न्यायालय बाध्य है कि उसका विवेकाधिकार है, तो करेगा अगर शब्द रहे तो बाध्य, और कर सकता है या कर सकेगा रहेगा तो विवेकाधिकार, करे या न करे। तो आपका कह सकते हैं, तो देखिए अब शुरू लिख लीजिए एक लाइन तब शुरू किया जाए बेरक कि व्यादेश जारी करना न्यायालय का विवेकाधिकार होता है, अलग से लिखिए एरो बनाकर, व्यादेश जारी करना न्यायालय का
विवेकाधिकार होता है। देखिए अब क्वेश्चन अंडरलाइन अब डायरेक्ट निकाल लीजिए, सही रहेगा, उसी पर अंडरलाइन करना है। आदेश 39 का नियम 1 देखना है। वे दशाएं जिनमें अस्थायी व्यादेश जारी किया जा सकेगा। सकेगा पहला ही क्वेश्चन आ गया कि सकेगा का मतलब कि न्यायालय बाउंड नहीं है, अस्थायी व्यादेश जारी भी कर सकता है और नहीं भी। अब देखिए ये जो दशाएं हैं, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो घर पर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा समय कम है। एक दो बातें जो कम चांस है आने का उसको छोड़ा भी जाएगा। तो उन दशाओं का वर्णन किस आर्डर के किस रूल में किया गया है जिनमें न्यायालय इंजंक्शन या व्यादेश जारी कर सकता है। पहला क्वेश्चन तो आदेश 39 का नियम 1। इसके बाद आपका भंग या पुनरावृत्ति या जारी रखना अवरुद्ध करने के लिए अध्यादेश नियम 2 में है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन ज़्यादा बनने का चांस रहता है, ये जरूर अंडरलाइन करिए, आदेश 39 का रूल 2A अंडरलाइन करिए, कई बार क्वेश्चन बना है। व्यादेश की अवज्ञा या भंग का परिणाम क्या होगा। तो एक लाइन क्वेश्चन बनता है कि अगर न्यायालय ने इंजंक्शन दिया और कोई व्यक्ति उस इंजंक्शन या व्यादेश का वायलेशन किया है या उसका ब्रीच किया है, तो एक क्वेश्चन बनता है कि अधिकतम कितने दिनों तक के लिए न्यायालय उसे सिविल कारागार में निरुद्ध कर सकता है। 3 माह, उसको अंडरलाइन करिए, किस कारागार में सिविल कारागार कि आपका क्रिमिनल कारागार, तो सिविल कारागार। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनता है वह आपका आ जाइए आर्डर 39 का रूल 3A। व्यादेश के लिए आवेदन का न्यायालय द्वारा कितने दिनों में निपटा दिया जाना चाहिए सामान्यतः। तो जिस दिन, ये समय याद रखे, पूछ सकता है कितने दिन के अंदर, 30 दिन। इसका मतलब कि अगर किसी व्यक्ति ने इंजेक्शन की मांग की है, एप्लीकेशन दिया है, तो एप्लीकेशन दिए जाने के कितने दिन के अंदर उस पर फैसला दे दे, सामान्यतः 30 डेज, उसको अंडरलाइन करिए, 30 डेज। इसके बाद आपका इंट्रालोकोटरी आर्डर दिया गया है। इंट्रालोकोटरी आर्डर के बारे में जो प्रावधान किया गया है आदेश 39 के नियम 6 से लेकर 10 तक में। इधर वैसे आपका मैंने ये पूछा ये गया है कि इंट्रालोकोटरी आर्डर होता क्या है। तो इंट्रालोकोटरी आर्डर का मतलब ये हुआ कि मुकदमे के दौरान या वाद की लंबितावस्था में आपका कह सकते हैं न्यायालय कुछ छोटे छोटे आदेश देता है जिससे मुकदमे की जो संपत्ति है उसको सुरक्षित रखा जाए। उसी को इंट्रालोकोटरी आर्डर कहते हैं। जैसे कि आपका विवाद में बताया था पनीर को लेकर हो गया, या कोई ऐसी वस्तु को लेकर हो गया जो क्षयशील है, ज़्यादा दिन तक उसे सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। तो मैं उदाहरण बताया था कि अगर 5 साल 10 साल मुकदमा करे हो चले उस वस्तु के स्वामित्व को लेकर, कब्जे को लेकर, तो उतना दिनों में तो संपत्ति क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अतः न्यायालय इंट्रालोकोटरी आर्डर, मध्यवर्ती आदेश, अंतर्वर्ती आदेश पारित करके उस संपत्ति को विक्रय का क्या दे, आदेश दे दे, विक्रय धन रखा रहे और जो अंत में जीतेगा उसे विक्रय धन क्या कर दिया जाएगा, वापस। तो अब बताइए अगर न्यायालय ने विक्रय का आदेश दिया और आप अपील कर दिए या रिवीजन में चले गए, तो ये जो उद्देश्य है इंट्रालोकोटरी आर्डर का वह विफल हो जाएगा। अतः इंट्रालोकोटरी आर्डर का न तो सीआरपीसी में अपील होती है, न ही आपका सीपीसी में होती है, न रिवीजन होगा सीआरपीसी में,
और न ही सीपीसी में। तो मैं कल भी बताया था कि बिहार में ये क्वेश्चन बना था कि निम्नलिखित में से किसका आपका पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता। तो जो सीआरपीसी में इंट्रालोकोटरी आर्डर होते हैं, तो सीआरपीसी में भी एक उदाहरण सेम चलना है। मान लीजिए एक अभियुक्त के पास आपका संदेह है कि कोई सामान बरामद होता है और उसके प्रति उसने अपराध किया है। सामान ऐसा है कि ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, तो न्यायालय आदेश पारित करता है क्रिमिनल कोर्ट, और सामान को विक्रय का क्या देता है, आदेश। तो जो विक्रय का आदेश दिया गया वह इंट्रालोकोटरी आर्डर होता है। अब उस आदेश के खिलाफ न तो अपील होगी और न ही रिवीजन, क्योंकि अगर आगे विवाद किया जाए तो जो उद्देश्य है वह विफल हो जाएगा और संपत्ति ही बर्बाद हो जाएगी। तो यही नियम आपका क्रिमिनल में भी चलेगा और यही नियम कहाँ चलता है, सिविल में, दोनों में। तो देखिए आपका आदेश 39 का नियम 6, अंतरिम विक्रय का आदेश देने की शक्ति आपका कम पूछा जाता है, लेकिन एक दो लाइन देख लीजिए, बहुत कम पूछा गया है। बस इंट्रालोकोटरी आर्डर हो माने क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक है, ये भले पूछा हो, लेकिन अंदर से कभी भी क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछा। फिर भी सतर्कता बरतते हुए एक दो नियम हम बता रहे हैं कि आपका अंतरिम विक्रय का आदेश देने की शक्ति आर्डर 39 के रूल 6 में दिया गया है। देखिए आपका न्यायालयवाद के किसी भी पक्षकार के आवेदन पर ऐसे आदेश में नामित किसी भी व्यक्ति द्वारा और ऐसी रीत से और ऐसी शर्तों पर जो न्यायालय ठीक समझे किसी भी ऐसे चल संपत्ति के विक्रय का आदेश दे सकता है जो ऐसे वाद की विषय वस्तु है या ऐसे वाद में निर्णय से पहले कुर्क की गई है और जो शीघ्रता और प्रकृतिया क्या है, तहसील है, और न्यायालय की राह में तुरंत विक्रय क्या है। अब वही तो मैं बताया कि भाई ज़्यादा दिन तक ऐसी संपत्ति को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। तो इसमें जो वस्तु है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि चल की अचल की दोनों, तो केवल चल, उसी को अंडरलाइन करिए और तो समझा ही दिया गया। अंदर जाकर ये पूछ सकता है कि आदेश 39 नियम 6 में अंतरिम विक्रय का आदेश किस संपत्ति के बारे में दिया जाता है, तो केवल और केवल मूवेबल, यानी कि केवल और केवल किस संपत्ति के बारे में, चल। इसके बाद आइए, सूचना के पश्चात आपका ये भी नहीं पूछा, बेचकर न्यायालय में धन जमा किया जाएगा क्योंकि लेकर भागा नहीं जाएगा, ये भी नहीं। अब आ जाइए आदेश 40। आदेश 40 से आपका क्वेश्चन बनता है। कभी देखिए एक बार आदेश 40 से आपका सीपीसी में दो क्वेश्चन बना है, लेकिन एक क्वेश्चन प्री में बनने का चांस रहता है और एकदम सतर्क रहना है। यानी कि आपका एक क्वेश्चन आपका बनने का चांस रहता है सीपीसी में, जो क्वेश्चन अब तक के इतिहास में बने हैं पहले उसी को बताया जाए। देखिए रिसीवर यानी कि प्रापक, प्रापक हिंदी में कहते हैं, अभी हम बताएंगे एक उदाहरण, तब बैरक शुरू किया जाएगा। प्रापक या जो रिसीवर के बारे में सारवान प्रावधान या जो प्रिंसिपल दिया गया है वह सेक्शन 94 में है, और इसके लिए जो प्रोसीजर दिया गया है आपका वह आर्डर 40 में है। तो पहले तो याद रखना है कि प्रापक के बारे में प्रावधान किस आदेश में दिया गया है, मिलाने के लिए आता है आदेश। तो कौन सा आदेश आपको याद रखना है, आपका 40। तो एक उदाहरण बनाया जाए और सबसे अच्छा तरीका है और उसी पर आपको तीन चार नियम बताया जाए जो क्वेश्चन बनता है। शुरुआती दौर में वे बताए जाए क्वेश्चन जो बन चुके हैं, उसके बाद डिटेल में शुरू किया जाएगा।
मान लीजिए ए तथा बी के बीच इस मकान को लेकर विवाद है। अब ये इस मकान का हकदार ए है कि हकदार बी है, इस बात को लेकर विवाद है। और इस मकान में 4 किराएदार रह रहे हैं और चारों एक एक हजार रुपया किराया दे रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में ये किराया ए पाएगा कि बी पाएगा, अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कानून ये कहता है कि न्यायालय इस संपत्ति की देखरेख और किराया वसूलने के लिए एक अधिकारी नियुक्त कर सकता है, और उसी अधिकारी को हम प्रापक कहते हैं, रिसीवर कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बना है कि प्रापक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सीआरपीसी के सीपीसी के तहत, यानी कि वादी के द्वारा, प्रतिवादी के द्वारा, न्यायालय स्वयं करता है, उपर्युक्त सभी। पहला क्वेश्चन बना है, बताइए किसके द्वारा करवाया गया? न्यायालय, वादी प्रतिवादी नहीं। यहाँ जो क्वेश्चन आपका बन सकता है, थोड़ा आप टीपीए की धारा एक जोड़ लीजिएगा, कहीं अलग से टीपीए की धारा में पूछ सकता है। वहाँ न्यायालय नहीं करता, वहाँ बंधकदार करता है, मार्गेजी करता है। 69A अलग से लिखिए कहीं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा, यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 69A में भी रिसीवर नियुक्त किए जाने या प्रापक नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है। और वहाँ जो नियुक्ति होगी न्यायालय द्वारा नहीं, वहाँ अब ये पूछा जाता है कि बंधककर्ता द्वारा की जाती है, यानी कि मार्गेजर द्वारा, कि मार्गेजी द्वारा। तो आपका जवाब रहेगा मार्गेजी द्वारा, यानी कि बंधकदार। उसको अलग से कहीं लिख लीजिए, क्वेश्चन वहाँ से ही बनता है। 69A टीपीए। इसके बाद जो रिसीवर नियुक्त होता है, आपका सीआरपीसी में भी नियुक्त होता है। और सीआरपीसी में जो ये जल या थल के उपभोग या इसके कब्जे को लेकर विवाद जो है 145 से लेकर 148, इसमें भी आपराधिक न्यायालय रिसीवर नियुक्त करता है। और उस वह रिसीवर के कर्तव्य शक्तियाँ आपका सीपीसी से ही गवर्न होगी, आदेश 40 से। तो प्रापक यानी कि पाने वाला, तो रिसीव करने वाला। तो बताइए प्रापक किसकी ओर से संपत्ति पाता है? न्यायालय की ओर से कि वादी की प्रतिवादी? न्यायालय। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, एक तो कौन नियुक्त करता है पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रापक किसका अधिकारी होता है? वादी का, प्रतिवादी का, न्यायालय का, उपर्युक्त सभी। तो न्यायालय का मार्कर आइए प्रापक के देखा जाए। प्रापक के बारे में जो क्वेश्चन बना है कि प्रापक किसका अधिकारी होता है? वादी का कि प्रतिवादी का कि न्यायालय का? तो न्यायालय का। अगला क्वेश्चन, प्रापक लोक सेवक हैं कि नहीं? तो आईपीसी की धारा 21 के तहत पब्लिक सर्वेंट हैं कि नहीं? है। प्रापक किसकी ओर से संपत्ति धारण करता है? न्यायालय की ओर से। प्रापक की नियुक्ति किस आर्डर के तहत? 40 के तहत। तो दो नियम कम से कम याद रखिए। प्रापक की नियुक्ति के बारे में प्रावधान आपका आदेश 40 के नियम 1 में है। और दूसरा ये पूछा जाता है कि कलेक्टर को आपका किस आर्डर के किस रूल के तहत न्यायालय प्रापक नियुक्त कर सकता है? तो अंतिम जो नियम है आदेश 40 का नियम 5, रट्टा मार कर जाइएगा, ज़्यादा पूछा गया है। आदेश 40 का नियम 5 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि जिला कलेक्टर को रिसीवर न्यायालय नियुक्त कर सकता है। फिर यहाँ दो टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं।
कि जिला कलेक्टर की सम्मत से नियुक्त किया जाएगा, सम्मत के बिना किया जाएगा, दोनों। तो भाई दोनों नहीं, उनकी सम्मत से। तो किस संपत के लिए किया जाएगा? तो जो संपत सरकार को क्या दे रही हो, रेवेन्यू, यानी कि राजस्व। ये क्वेश्चन आपका पिछली बार भी आया था कि कलेक्टर को आदेश 40 के किस नियम के तहत आपका माने प्रापक नियुक्त किया जाता है, तो गलत ना हो, आदेश 40 का कौन सा नियम? 5। एक क्वेश्चन आने का, वैसे अब तक के इतिहास में जितना बताया गया यहीं से क्वेश्चन आया है, लेकिन भाई थोड़ा सतर्कता बरतते हुए अंदर से भी बताना पड़ेगा। लेकिन अब तक के इतिहास में इतना तक में क्वेश्चन आया है। इसी को उदाहरण को आगे बढ़ाया जाए, तब आगे आपका नियम से शुरू किया जाए। ए और बी को बी में इस मकान को लेकर विवाद है। मकान में 4 किराएदार हैं, एक 1,000 दे रहे हैं। अब ए कब्जे का हकदार है कि बी कब्जे का हकदार है, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो जब तक कि डिसाइड न हो जाए, ये मकान सुरक्षित रहे, किराएदार इसमें बने रहें और किराया आता रहे, इसके लिए न्यायालय इस मकान की देख रेख के लिए और किराया वसूलने के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है, और उसी व्यक्ति को लीगल भाषा में हम क्या कहेंगे? रिसीवर या प्रापक। तो प्रापक नियुक्त कर दिया गया। तो अब बताइए प्रापक किराया वसूलेगा, किराया वसूल कर न्यायालय में क्या करेगा? जमा। इसके एवज में फ्री में तो करेगा नहीं, तो न्यायालय द्वारा निर्धारित क्या पाएगा? पारिश्रमिक। और अगर प्रापक किराया वसूल लिया और अब न्यायालय में न जमा करके घोटाला कर लिया, यानी कि अपने खाते में ही जमा कर लिया, यानी कि प्रापक ने अपने कर्तव्यों का क्या किया? वायलेशन। तो अब इसके कर्तव्यों का निर्वहन करवाया जाएगा, और प्रापक की जो प्रॉपर्टी होगी न्यायालय कुर्क करेगा, बिचवाएगा, और प्रापक ने जितना घोटाला किया है प्रापक की संपत्ति से क्या किया जाएगा? वसूला जाएगा। और कलेक्टर को भी प्रापक नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन कब? तो ऐसी संपत्ति हैं जो सरकार को क्या देती हैं? रेवेन्यू। लेकिन कलेक्टर की सम्मत से, यही पॉइंट पकड़ना, सम्मत के बिना नहीं। यहाँ जो पूछा जाता है रजामंदी से, वह आपका सीआरपीसी की धारा 432 433 पूछी जाती है, और फिर आईपीसी की धारा 54 और 55 कि अपराधी के जो सजा का लघुकरण या परिहार किया जाता है, सजा कम की जाती है, तो अपराधी की सम्मत से कि सम्मत के बिना, वहाँ वहाँ सम्मत के बिना। लेकिन अगर यहाँ कलेक्टर को रिसीवर नियुक्त करना है, तो जब तक कलेक्टर रजामंदी न दे दे, प्रापक उसे नियुक्त किया जाएगा कि नहीं? नहीं किया जाएगा। अब देखिए आपका नियम शुरू किया जाए। आदेश 40 का नियम 1, रिसीवर की नियुक्ति आपका, तो न्यायालय आपका 4 दशाएं दी गई हैं। इन दशाओं में आपका चाहें तो रिसीवर नियुक्त कर सकता है। आदेश 40 का नियम 2, आपका रिसीवर आपका वेतन पाएगा अपनी काम के लिए कि पारिश्रमिक पाएगा? तो पारिश्रमिक पाएगा। पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करेगा? न्यायालय, या तो साधारण आदेश द्वारा या विशेष। भाई वेतन नहीं पाता, तो अब जो लोग पारिश्रमिक पाते हैं उनका थोड़ा नाम देखिए। जो महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो भी पारिश्रमिक पाता है। जो ये एडवोकेट जनरल राज्य में हैं, वो भी आपका क्या पाता है? पारिश्रमिक। जितना काम उतना दाम। तो ये लोग चाहते हैं कि रोज कोर्ट खुली रहे ताकि हाजिरी लगती रहे। जैसे जो स्टैंडिंग काउंसिल, ब्रीफ होल्डर हाई कोर्ट में बन जाते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि रोज कोर्ट खुली रहे, क्योंकि जिस दिन हाजिरी लगाएंगे 4-5 हज़ार रुपया एक दिन का क्या होगा? बन जाएगा। तो जब बंद रहती हैं कोर्ट तो मातम मनाते हैं, और जब खुली रहती हैं तो क्या रहते हैं? आपका प्रसन्न रहते हैं। क्यों?
क्योंकि भाई खुली रहेगी तो 4, 4,500, 6,000, 8,000 एक दिन का क्या होगा। बस साइन करके आ गए और आपका बन गया। फाइल जो मिलती है तैयार करने के लिए उसके लिए अलग पैसा मिलता है। तो इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि कोर्ट ज़्यादातर क्या रहे, खुली रहे। अगला देखिए आपका, तो आपका कर्तव्य तो कर्तव्य यानी कि आदेश 40 के नियम 3 महत्वपूर्ण है। प्रापक का कर्तव्य क्या है? तो कर्तव्य आदेश 40 का नियम 3 में है। तो कर्तव्य क्या है? सही अकाउंट दे कि गलत गलत बताइए। तो किराया वसूल के सही दे कि गलत गलत, सही सही दे। जो रकम वसूल रहा जमा करे कि न करे, जमा करे। आपका अपने कर्तव्यों का उपेक्षा से पालन करे कि सतर्कतावश, ये किसका कर्तव्य है। और आपका हानि से बचाए मकान को कि न बचाए। और अगर झूठा लेखा दे दिया, घोटाला कर दिया, उपेक्षा बरता या हानि से बचाया ही नहीं, तो प्रापक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और वह आदेश 40 का नियम 4 है, रिसीवर के कर्तव्यों का प्रवर्तन कराया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है ये 4, देखिए। यानी कि अगर रिसीवर पैसा वसूल लिया और कोर्ट में जमा ही नहीं किया या उपेक्षा बरत दिया, और उसकी उपेक्षा के कारण कह सकते हैं कि संपत्ति ही नष्ट हो गई जिसके लिए नियुक्त किया गया था, तो रिसीवर पर भी कार्रवाई होगी। और जितना घोटाला किया है, नुकसान हुआ है, अब उसकी संपत्ति से न्यायालय क्या करेगा? वसूल। तो रिसीवर के कर्तव्यों को प्रवर्तित कराना आदेश 40 के किस नियम में दिया गया? 4 में। अब देखिए, न्यायालय घोटाला करेंगे या जमा ही नहीं करेंगे, फर्जी लिस्ट बनाकर अकाउंट या हिसाब किताब का दे देंगे या उपेक्षा बरत देंगे, तो क्या क्या इनके खिलाफ भी हो सकता है। देखिए, कह जहां रिसीवर अपने लेखाओं को ऐसे समयों पर और ऐसे प्रारूप में जो न्यायालय निर्दिष्ट करे देने में असफल रहता है, यानी कि जिस दिन अकाउंट देना है हिसाब किताब उस दिन नहीं दिया, या जो न्यायालय ने प्रोफार्मा बताया है कि इस प्रोफार्मा में देना, उस प्रोफार्मा में नहीं दिया, अपने द्वारा शुद्ध रकम देने में असफल रहता है जो न्यायालय निर्दिष्ट करे, यानी कि रकम ही नहीं देता न्यायालय को, या जानबूझकर व्यतिक्रम या घोर उपेक्षा करता है जिससे संपत्ति को क्या हो जाता है? नुकसान। तो क्या होगा? नुकसान की भरपाई करेंगे कि नहीं? प्रापक करेंगे। तो आगे देखिए, वहाँ न्यायालय उसकी संपत्ति के कुर्क किए जाने के लिए निर्देश दे सकेगा और ऐसी संपत्ति का विक्रय कर सकेगा। और आगमों, यानी कि आगम ना आए तो लिख लीजिए, विक्रय से प्राप्त धन ना आए तो लिख लेना है। और आगमों का उपयोजन यानी कि समायोजन, उसके द्वारा शुद्ध पाई गई रकम या किसी हानि के आपका पूर्ति के लिए किया जाएगा। और जो शेष बचेगा वह रिसीवर को क्या किया जाएगा? लौटा दिया जाएगा। बहुत आसान है, देखिए आपका इसी उदाहरण में देख लीजिए, अगर सी को इस मकान का रिसीवर नियुक्त किया गया कि तुम देख रेख करना, किराया वसूलना और किराया निश्चित समय पर न्यायालय में क्या करते रहना? जमा। और इसके लिए तुम गारंटी भी दो। तो अगर रिसीवर ने उपेक्षा बरता, घोर लापरवाही बरता, चूक गया रिसीवर, इसके कारण मकान को नुकसान पहुंचा है, या रिसीवर किराया वसूला ही नहीं, या वसूला लेकिन अपने पास रख लिया, यानी कि किराया जमा न्यायालय में नहीं किया, तो रिसीवर से ही न्यायालय वसूली कर देगा। और कहे इसकी रिसीवर की जो संपत्ति रहेगी, तो एक बना लिया जाए, मान लीजिए 4,000 किराया बकाया वसूल लिया और कोर्ट में जमा नहीं किया, तो न्यायालय इस प्रापक की संपत्ति को अब क्या करेगा? कुर्क करवाएगा। कुर्क करवा कर बेचवाएगा नीलामी द्वारा। और बेचवाने के बाद जितना घोटाला प्रापक ने किया है उतना पैसा न्यायालय अपने पास पहले जमा कराएगा। और जो शेष बचेगा धनराशि प्रापक को क्या कर दी जाएगी? वापस। तो मान लीजिए 5,000 उसकी संपत्ति बेचने पर धन आया और वसूली कितनी करनी है उससे? 4,000।
तो 4,000 कोर्ट में जमा हो जाएगा और 1,000 रिसीवर को क्या कर दिया जाएगा वापस। तो ये किस आर्डर के किस रूल में उसके कर्तव्य का प्रवर्तन, आदेश 40 का नियम 4। तो देखिए नियुक्ति 1 में ऐसे याद, पारिश्रमिक 2 में, कर्तव्य 3 में, कर्तव्यों का वायलेशन करने पर 4 और कलेक्टर 5, ऐसे याद किया जाता है। तो देख लिया जाए 5 अब बचा है क्या। कलेक्टर कब रिसीवर नियुक्त किया जा सकेगा, बहुत पूछा गया है ये प्री में। तो जहां संपत्ति सरकार को राजस्व देने वाली भूमि है या ऐसी भूमि है जिसके राजस्व का समुद्देशन या मोचन कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, राजस्व माफ कर दिया गया है, जैसे बाढ़ आ गई, भूख आपका कह सकते हैं सूखा पड़ गया, और न्यायालय का यह विचार है कि संबंधित व्यक्तियों के हितों की अभिवृद्धि कलेक्टर के प्रबंधन द्वारा ही होगी, यानी कि कलेक्टर ही अच्छे से इसको क्या कर सकेंगे, देख रेख। वहाँ न्यायालय कलेक्टर की सम्मत से, यही महत्वपूर्ण है, किसकी सम्मत से, तो सम्मत से कि सम्मत के बिना, सम्मत से उसे ऐसी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त कर सकेगा। कर सकेगा का मतलब चाहे करे या न करे, यानी कि क्या न्यायालय बाध्य है कि कलेक्टर को रिसीवर नियुक्त करे, तो कलेक्टर को सभी संपत्तियों के लिए रिसीवर नहीं नियुक्त किया जा सकता। जो संपत्ति या तो भू राजस्व देती हो या भू राजस्व देती थी लेकिन उसका भू राजस्व माफ कर दिया गया हो, तब ऐसी संपत्ति के आपका के लिए कलेक्टर को कलेक्टर की सम्मत से, रजामंदी से, कंसेंट से ही न्यायालय इनको क्या नियुक्त कर सकता है, रिसीवर। तो इस प्रकार जो बड़े बड़े आदेश इधर थे आपका निपट गए। 38 भी बड़ा था, 39 भी, और 40 में भी काफ़ी दिक्कतें थी। अब जो आदेश आते हैं वह आपका छोटे छोटे आते हैं। देखिए आदेश 41 से आपका जो क्वेश्चन बना है, एक बार आपका बना है क्वेश्चन कि अपील किसके माध्यम से की जाती है, वाद पत्र के माध्यम से, कि आपका याचिका के माध्यम से, कि ज्ञापन के माध्यम से, यानी कि मेमोरेंडम के माध्यम से, कि इनमें से कोई नहीं, तो ज्ञापन के माध्यम से। प्रथम अपील कब होगी, क्या होगा, कैसे होगी, द्वितीय अपील डिक्री की कैसे होगी, आदेश की अपील। जो इसमें थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं वह आपका आदेश 43 से आते हैं। अब ये है कि उसकी लिस्ट याद हो जाए तो ठीक है, पढ़ाया जाएगा, न याद हो तो भाई मान के चलिए कि जो पिछले क्वेश्चन आए हैं कम से कम उसको रट्टा मार कर जाइए। ज़्यादा चांस यही रहता है कि हम बता देंगे वो क्वेश्चन, कि पिछला क्वेश्चन आपका रिपीट कर दे आपका। तो जो इधर 41 से लेकर आपका 51 तक के आर्डर हैं, एक आर्डर में थोड़ा समय लगता है 43, नहीं तो और किसी आर्डर में समय नहीं लगता, 10-10 15-15 मिनट में सब आर्डर समाप्त। लेकिन किसमें क्या है ये जरूर याद रखिए, मैं फिर बता दूं किसमें क्या है ये जरूर याद रखना है।